हेलो दोस्तों, त्रिशूल पिटाई एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड की भर्ती की अगर तैयारी करते हो तो सेकंड पेपर से संबंधित यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपके पिटाई एग्ज़ाम को फाइट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक शिक्षा क्या है, यानी शारीरिक शिक्षा जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसका आंसर है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास किया जाता है। यानी अगर हम शारीरिक विकास चाहते हैं, मानसिक विकास चाहते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? शारीरिक गतिविधियाँ करनी पड़ेगी। यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात कौन करती हैं? शारीरिक शिक्षा करती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? यानी दोस्तों, हम शारीरिक शिक्षा को पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा जो है पिटाई एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से संबंधित जो डिग्रियां हैं उनमें भी काम आती हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी हम शारीरिक शिक्षा को क्यों पढ़ते हैं? देखो, एक तो है शारीरिक फिटनेस के लिए हम पढ़ते हैं। भाई, अगर शारीरिक शिक्षा का हम अध्ययन करेंगे, शारीरिक शिक्षा ये कहती है कि आप व्यायाम करो, आप खेलो, आप मनोरंजनात्मक क्रियाएँ करो और खेल खेल में आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में भी शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो एक तो शारीरिक फिटनेस में होगी, एक मानसिक संतुलन बनाए रखने में। देखिए, जो खिलाड़ी मैदान पर खेलता है या जो डेली एक्सरसाइज वगैरह करता है या फिर शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई क्रियाएं करता है, उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो व्यक्ति घर बैठे आलस्य में रहता है वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे कुंठित होने लगता है, उसका दिमाग कुंठित होने लगता है। इसलिए इस मानसिक संतुलन के लिए शारीरिक शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सामाजिक गुण विकसित करना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो गेम्स होते हैं या फिर राज्य स्तर देख लो आप, या फिर ग्राम पंचायत स्तर के जो गेम्स होते हैं, इनमें अलग अलग क्षेत्रों से खिलाड़ी आते हैं, अपनी जो संस्कृति हैं उसको सामने वाले के सामने रखते हैं, सामने वाला उसे ग्रहण करता है और आपस में जो अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ियों के मध्य जो मेल मिलाप होता है, इससे किस चीज़ का विकास होता है या किस गुण का विकास होता है? तो इससे होता है दोस्तों, सामाजिक गुण का विकास होता है। दूसरा है नेतृत्व क्षमता विकसित करना। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा हमें ये सिखाती हैं कि आप जो हैं एक नेता हो, यानी आप जो हैं खेल प्रशिक्षक के रूप में एक नेता के रूप में काम कर सकते हो। जैसे कि अभी जैसे कि ड्रिलिंग वगैरह होती हैं, मार्च पास्ट होते हैं, तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं खिलाड़ियों के और प्रत्येक ग्रुप का एक मॉनिटर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और वो ही क्या करता है, सारे जो उस ग्रुप के मेंबर हैं या उस ग्रुप के जो खिलाड़ी हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम करता है। यानी वहाँ पर ये जो खिलाड़ी को नेतृत्व सौंपा गया है वो एक नेता के रूप में काम करता है। यानी नेतृत्व की जो क्षमता है इसका विकास होता है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया जाना चाहिए। चाहे आप अगर भर्ती की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ो, अध्ययन करो और शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं इनको अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फिटनेस क्या है? अरे आप व्यायाम करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि फिटनेस क्या होती हैं। क्या शरीर पतला होता है उसे हम फिटनेस कहते हैं? क्या शरीर मोटा होता है तो उसे हम फिटनेस कहते हैं? या फिर शरीर मसल वाला होता है, डोले शोले वाला शरीर होता है, क्या वो फिटनेस होती हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, फिटनेस का अर्थ है शरीर की वह क्षमता जिसमें व्यक्ति दैनिक कार्यों को बिना थकान के और ऊर्जा के साथ कर सके।
यानी दोस्तों शरीर छोटा है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, इससे आप फिटनेस का पता नहीं लगा सकते हो। फिटनेस वो होते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कार्य कर रहा है और वो बिना थके अगर अपना काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो फिट है। आप उसे फिटनेस कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों फिटनेस का अर्थ आप शरीर की साइज, शरीर के आकार से नहीं लगा सकते हो। फिटनेस वो होती हैं जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें सहनशीलता का विकास हो जाता है, तो इसका मतलब वो फिटनेस है। सहनशीलता का कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि लंबी दूरी की दौड़ें हैं। अब लंबी दूरी की दौड़ों में क्या होता है कि अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, थकान की स्थिति में भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप थक कर एक जगह बैठ जाओगे और आपकी जो प्रतियोगिता हैं आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हम शरीर को देख के फिटनेस का पता नहीं लगा सकते। फिटनेस का पता हमें तब लगता है जब वो कार्य करता है, कार्य करने के दौरान उसको थकान होती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि वो थकान में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो फिटनेस है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शारीरिक शिक्षा में ऑफर टेस्ट क्या है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा में ऑफर टेस्ट का नाम आपने भी सुना होगा। अब ऑफर टेस्ट क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, ऑफर टेस्ट वह परीक्षण है जिसमें किसी खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता और प्रदर्शन स्तर को मापा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक क्षमता है, शरीर से रिलेटेड क्षमता है, शरीर से रिलेटेड क्षमताओं में सब आ जाते हैं। उसमें लचीलापन आ जाता है, यानी उसका शरीर कितनी लचक रखता है, उसके शरीर में कितनी शक्ति है, कितना बल है, ये सारे जो क्षमताएं हैं ये शारीरिक क्षमता में आती हैं। ठीक है, मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं, हड्डियां कितनी मजबूत हैं, ठीक है, तो यानी ये सारी चीज़ें जो है शारीरिक क्षमता में आ जाती हैं। और दूसरा है प्रदर्शन स्तर, यानी कोई खिलाड़ी ग्राउंड पे कितना प्रदर्शन कर सकता है या कितना प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है, इस चीज़ को हम ऑफर टेस्ट के माध्यम से मापते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वार्म अप क्यों ज़रूरी होता है। यानी आपने वार्म अप का नाम सुना होगा कि जब भी कोई गेम शुरू होते हैं या फिर कोई शारीरिक क्रियाएं शुरू होती हैं तो उससे पहले शरीर को गर्म करना ज़रूरी होता है। यानी वार्म अप को अगर हिंदी में हम बोलें तो इसे गरमाना कहते हैं। यानी शरीर को पहले से ही जो है शारीरिक प्रतियोगिता से पहले या शारीरिक क्रियाओं से पहले गर्म किया जाता है शरीर को, ताकि चोट लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो सकें। तो वार्म अप क्यों ज़रूरी है। वार्म अप शरीर को गतिविधि के लिए तैयार करता है, बिल्कुल सही है। देखो, वार्म अप क्या करता है, शरीर को क्रियाओं के लिए पहले से ही तैयार करता है। अगर आप मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं, सपोज़ करो कि आप वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, अगर आपने वॉलीबॉल खेलने से पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने वार्म अप किया है। और अब आप अगर मैदान में जाओगे तो आपका शरीर जो है पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, इसलिए आप मैदान में उतरते ही तुरंत अपना प्रदर्शन दिखाना स्टार्ट कर दोगे, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है और प्रदर्शन बेहतर होता है। तो वार्म अप करने से आपको चोट लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम रहेगी और प्रदर्शन भी जो है बेहतर रहेगा, बिल्कुल। और इसी के विपरीत हैं दोस्तों कूल डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि कूल डाउन क्या है। दोस्तों वार्म अप तो किया जाता है शारीरिक क्रिया से या फिर प्रतियोगिताओं से पहले, ठीक है, या फिर खेलने से पहले हम वार्म अप करते हैं। और वार्म अप को हिंदी में गरमाना कहते हैं। यानी शरीर ठंडा रहता है अपना, तो शरीर ठंडा रहता है तो उसको क्रियाओं से पहले हमें, शारीरिक क्रियाओं से पहले हमें उसे गर्म करना होता है। और जो शरीर गर्म हो जाता है, अगर हम दोस्तों खेलेंगे मैदान में उतरते ही हमारा शरीर जो है वो गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने वार्म अप कर लिया है, फिर हमने शारीरिक क्रियाएं की तो हमारा शरीर और भी गर्म हो जाएगा। उस गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए हम कूल डाउन करेंगे, ठीक है।
तो आप इन शब्दों से भी पता लगा सकते हो। वार्म अप का मतलब क्या होता है? वार्म का अर्थ होता है दोस्तों गर्म। अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी गरमाई को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। कूल डाउन का मतलब क्या है? कूल यानी ठंडा और डाउन मतलब नीचे, यानी यहाँ पर अपने शरीर को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो इन शब्दों को देखकर भी आप इसके अर्थों को पता लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कूल डाउन क्या है। कूल डाउन के बाद किया जाने वाला हल्का अभ्यास है। कूल डाउन व्यायाम के बाद किया जाने वाला हल्का अभ्यास है, जिससे हृदय की गति सामान्य होती है और मांसपेशियों में दर्द कम होता है। यानी कूल डाउन जो है दोस्तों व्यायाम के बाद किया जाता है, और कूल डाउन हमेशा वार्म अप से और भी हल्का होता है, ताकि हमारा शरीर जल्दी ठंडा हो सके, सामान्य अवस्था में आ सके, जिससे हृदय गति सामान्य होती है। दोस्तों हमारी हार्ट रेट बढ़ती हैं शारीरिक क्रियाओं के दौरान, लेकिन जैसे ही हम कूल डाउन करते हैं तो हमारे हार्ट रेट जो रेट है, हृदय की धड़कन दर हैं, वो कम हो जाती हैं या सामान्य हो जाती हैं, और मांसपेशियों में दर्द भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एरोबिक व्यायाम क्या है? दोस्तों एरोबिक नाम आपने सुना होगा। दोस्तों एरोबिक का अर्थ क्या होता है? चलिए एक बार हम इसे मिटा देते हैं दोस्तों। तो एरोबिक को आपने सुना होगा, दो क्रियाएं आपने सुनी होगी, एक तो है एरोबिक और एक है एनारोबिक। दोस्तों एरोबिक और एनारोबिक क्या होती हैं, इसे आप अगर हम देखें तो एरोबिक का अर्थ होता है दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रियाएं की जाती हैं वो एरोबिक में आती हैं, और एरोबिक में हमेशा जो लंबी दूरी की शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो एरोबिक में आती हैं, और एनारोबिक में जो कम दूरी की और जिसमें स्पीड होती हैं उन क्रियाओं को हम एनारोबिक में रखते हैं। इसलिए एरोबिक को हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मदद से, देखो एरोबिक क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की मदद से लंबे समय तक गतिविधि की जाती है। यानी ऑक्सीजन की, भाई देखो ऐसा है कि हम जिंदा हैं तो ऑक्सीजन की वजह से, अगर हम कोई भी शारीरिक क्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, 100% है। लेकिन दोस्तों अगर हमारा शरीर जितनी ऑक्सीजन चाह रहा है उतनी ऑक्सीजन मिल रही है और उसे खपत कर रहा है, यानी यहाँ पर व्यक्ति ऑक्सीजन ऋण का शिकार नहीं हो रहा है, उसे ऑक्सीजन उधार लेनी नहीं पड़ रही है, जितनी ऑक्सीजन उसको आवश्यकता है उतनी वो ले रहा है। और लंबे समय तक की जो क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, बिल्कुल थकान जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि जो कम दूरी की दौड़ें होती हैं, लेकिन उनमें स्पीड होती है। ठीक है, जैसे कि दौड़ना है, साइकिल चलाना है। अब दौड़ना और साइकिल चलाना, आपने देखा होगा कि साइकिल या फिर दौड़ जो है काफ़ी दूरी तक की होती हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर भी होती हैं, 5 किलोमीटर भी होती हैं। ये सब जो हैं इसमें लंबी लंबी दूरी की इसमें दौड़ें आ जाती हैं। ठीक है, जिनमें साइकिल दौड़ और अपनी जो सामान्य दौड़ है, चाहे वो हर्डल रनिंग हो चाहे वो सामान्य रनिंग हो, ये सब इसमें आ जाती हैं। तो जो लंबी दूरी की दौड़ें हैं ऑक्सीजन की मदद से की जाती हैं, और लंबे समय तक हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, हमारा शरीर लंबे समय तक एक्टिव रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होती उसमें, इसलिए दोस्तों इसे एनारोबिक कहते हैं। और एरोबिक व्यायाम देखने के बाद हम एनारोबिक को आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि एनारोबिक जो है इसके जस्ट विपरीत है। एनारोबिक व्यायाम कम समय के लिए अधिक शक्ति के साथ किया जाता है, जैसे वज़न उठाना है और स्प्रिंट है। दोस्तों वज़न जब उठाते हैं तो वज़न उठाने में या किसी डंबल को उठाते हैं, जैसे हम 100 किलोग्राम का डंबल उठा रहे हैं, तो 100 किलोग्राम का डंबल उठाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, हम आराम से उसे मात्र 5 या 10 सेकंड में उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है? यहाँ पर दोस्तों अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ी, इस चीज़ को आप समझना। समय कम है लेकिन शक्ति अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर कम समय में अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब हमारा जो शरीर है ऑक्सीजन ऋण का शिकार हो जाता है।
या सामान्य से अधिक ऑक्सीजन लेता है, इसलिए हम इसे एनारोबिक कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, क्योंकि 5-10 मिनट में दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ऊर्जा, अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, अब ऊर्जा बनेगी कहाँ से? ऑक्सीजन से ही तो बनेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन की आवश्यकता भी ऊर्जा के अपेयरिंग में उतनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चले दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, खेल प्रशिक्षण क्या है? देखो, प्रशिक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग, यानी खेल प्रशिक्षण को देने वाले कौन होते हैं? खेल प्रशिक्षक होते हैं। और खेल प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण देता है वो होता क्या है, क्यों देता है वो प्रशिक्षण? तो खेल प्रशिक्षण वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए या खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध अभ्यास कराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर खेल प्रशिक्षण जो होता है, इसमें खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लचीलापन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचीलापन शरीर के जोड़ों की गतिशीलता और खिंचाव की क्षमता को दर्शाता है। यानी हमारे जो शरीर के जोड़ हैं ये कितने ज़्यादा गतिशील हो सकते हैं और कितने ज़्यादा खींच सकते हैं, यानी हमारे शरीर की गतिशीलता और खिंचाव की जो क्षमता है उसे ही हम फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संतुलन या बैलेंस क्या है? देखो, संतुलन क्या है? संतुलन शरीर के स्थिर रखने की क्षमता होती है, चाहे शरीर स्थिर हो या फिर गतिशील हो। यानी हमारा शरीर चाहे स्थिर अवस्था में हो, हम एक जगह खड़े हैं, या फिर गतिशील अवस्था में, जैसे कि तीरंदाजी होती है दोस्तों, तो तीरंदाजी में क्या होता है, हमारा शरीर स्थिर होता है, जबकि हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा शरीर गतिशील होता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में अगर हमने शरीर को मेंटेन रखा है, यानी इन दोनों स्थितियों में शरीर को अगर स्थिर रखा है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी स्थिर हो सकती है, लगातार हम दौड़ते रहेंगे, और अगर हम स्थिर हैं तो हम दोस्तों स्थिरता में भी संतुलन स्थापित कर सकते हैं। और संतुलन की वजह से ही तीरंदाजी जो है ये तीरंदाजी अच्छी रह सकती हैं आपकी। आप निशाना सही तरीके से लगा सकते हो अगर आप आँखों का, हाथों का, पूरी बॉडी का संतुलन अगर अच्छा रखते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो संतुलन आपके समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? समन्वय शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सही तालमेल को दर्शाता है। यानी दोस्तों, संतुलन जैसा ही समन्वय होता है। संतुलन में भी यही होता है कि हम अगर मान लीजिए स्थिर हैं तो हम कितना स्थिर रह सकते हैं, हम गतिशील हैं तो हम कितना गतिशील रह सकते हैं, ये तो है संतुलन। और अंगों के बीच जो है अगर हम अच्छे तालमेल के साथ अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो इसे हम समन्वय कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि तीरंदाजी में आँखों का, हाथों का, कानों का, जितने भी आपकी तीरंदाजी में जितने भी आपके शारीरिक अंग सहयोग देते हैं, उन सारे अंगों का सहयोग यहाँ पर शरीर को मेंटेन करने के लिए, तीरंदाजी के लिए आपका पूरा शरीर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए शारीरिक अंगों के बीच जब हम सही तालमेल बिठा लेते हैं तो वही क्या है, अपना समन्वय है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, बैटरी कम रह गई अपने पास, अभी क्वेश्चन भी कम रह गए तो हमें दिक्कत नहीं है। चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, गति यानी स्पीड क्या है? देखो दोस्तों, आप अगर रनिंग करते हैं या फिर आप कोई भी क्रिया करते हो तो
आपने देखा होगा कि एक शब्द यूज़ में लिया जाता है गति, जैसे हम बोलते हैं स्पीड। हम ये बोलते हैं कि वो मोटरसाइकिल स्पीड में जा रही है, ये मोटरसाइकिल धीमी जा रही है, ये खिलाड़ी स्पीड में दौड़ रहा है, वो खिलाड़ी धीमा दौड़ रहा है। यानी स्पीड यानी गति का मतलब क्या होता है कि गति किसी कार्य को कम समय में पूरा करने की क्षमता होती है। दोस्तों, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दौड़ है, अब 2 खिलाड़ी हैं, 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। एक को लग रहा है आधा घंटा, एक को लग रहा है 1 घंटा। यहाँ पर किसकी गति या स्पीड ज़्यादा है? क्योंकि देखो दोस्तों, कम समय में कौन पूरी कर रहा है? जो आधे घंटे वाला है वो आधे घंटे में भी 10 किलोमीटर चल रहा है, और जो 1 घंटे वाला है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। यानी दूरी बराबर है लेकिन समय कम है। और वो जो कम समय वाला है वो क्यों 10 किलोमीटर दौड़ को पूरी कर रहा है 1 घंटे वाले की अपेक्षा? क्योंकि दोस्तों, उसकी जो गति है वो ज़्यादा है। यानी गति ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड अच्छी है, इसलिए उसने लंबी दूरी की जो दौड़ है वो जल्दी पूरी की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि सहन शक्ति क्या है। देखो, सहन शक्ति एंडोरेंस की अगर हम बात करें तो सहन शक्ति है कि लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता है बिना जल्दी थके। दोस्तों, सहन शक्ति को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति मजदूरी कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए एक मज़दूर तो जो है वो 10 घंटे में अपने काम को निपटा लेता है, लेकिन उसे क्या हो रही है, थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इसलिए वो 10 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है। और एक व्यक्ति है जो 10 घंटे काम करने के बावजूद थकता नहीं है और वो आगे भी अपने कार्य को जारी रखता है बिना थके। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी सहन शक्ति ज़्यादा है। जो लंबे समय तक बिना थके कार्य कर रहा है, उसकी सहन शक्ति जो कम समय तक थकान की स्थिति में काम कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सहन शक्ति है एंडोरेंस है। यानी लंबे समय तक अगर हम कार्य कर रहे हैं बिना थके तो हमारी सहन शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो शक्ति स्ट्रेंथ क्या है? शक्ति मांसपेशियों की वह क्षमता है जिससे वे बल लगाकर कार्य कर सकें। यानी दोस्तों, बल लगाकर कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब वो शक्ति है। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 100 किलोग्राम वज़न को आप उठा रहे हो, तो दोस्तों ये क्या है, आपने पहले काफ़ी ज़्यादा बल लगाया, इसलिए आप 100 किलोग्राम के वज़न को उठा रहे हैं। इसका मतलब आपकी शक्ति अच्छी है, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है। तो दोस्तों, ये हमारे 15 क्वेश्चन हैं जो कि सेकंड पेपर से रिलेटेड हैं, और ये जो हैं एक तरह से कॉमन क्वेश्चन हैं। अगर आप शारीरिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो आपको पहले ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप देख के जाना। 100% है, एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से टपकेगा, 100% है दोस्तों। क्योंकि देखो, वहाँ पर जो पेपर आ रहा है अभी वर्तमान में, आजकल उनकी जो पेपर बनाने की या पेपर सेटर की जो चाल हैं वो कथन और कारण, या फिर वो जो साथ में आते हैं ना अब सद, फिर एक ऑप्शन में होता है BC, एक में होता है CDE, एक में होता है चारों ही। इस प्रकार के जो कथन और कारण, या फिर जो मल्टीपल जो ऑप्शन हैं, एक ही आंसर में मल्टीपल ऑप्शन दिए रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए हैं। और उनकी ये डिमांड है कि आप जो हैं वो पढ़ाई पहले की अपेक्षा आपको मजबूती के साथ पढ़ना होगा। दोस्तों, PTI का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल थे। हाँ, हालांकि उसमें पॉलिटी थोड़ी बेस्ट थी, लेकिन जो सेकंड पेपर था वो एकदम नॉर्मल था। सेकंड पेपर में ज़्यादा कुछ इतना कठिन पेपर नहीं बना रखा था उन्होंने। लेकिन आप दोस्तों 2021 की भर्ती को देखकर, उसके पेपर को देखकर आप तैयारी मत करना, क्योंकि आजकल दोस्तों छोटी से छोटी जो एग्ज़ाम